हेलो दोस्तों, नमस्कार और मेरी यूट्यूब फैमिली को ढेर सारा प्यार। सामने जो आप बेल देख रहे हैं, कद्दू की बेल, और आप देख सकते हैं कितने व्यापक रूप में ये मेरे टेरेस के ऊपर फैली हुई है। पत्तों की चौड़ाई देखकर आप हैरत रह जाएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ जब इसकी फ्रूटिंग देखेंगे तो दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे, क्योंकि आप देखेंगे कि एक ही बेल के ऊपर कम से कम 50 कद्दू लगे हुए हैं और सभी कद्दू का वजन 3, 4, 5 केजी इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। और ये इतनी अच्छी हार्वेस्टिंग मुझे लगातार मार्च महीने से लेकर अक्टूबर महीने तक कंटिन्यू रूप से मिलती रहती है। कारण क्या होता है कि मैं एक चैन कड़ी के रूप में सीड्स को जर्मिनेट करता हूँ, और जब वो बेल आगे बढ़ती है तो समय पर मुझे हर महीने डेली इतना अच्छा उत्पादन कंटिन्यू रूप से दोस्तों मिलता रहता है। आप देख सकते हैं कि कद्दू के अंदर किसी भी इंसेक्ट का आपको अटैक बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा होगा। पूर्ण रूप से हेल्दी और ऑर्गेनिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ कद्दू का उत्पादन मेरे यहाँ पर होता है। आप जिन्होंने भी अपने यहाँ पर कद्दू की बेल लगा रखी है, चाहे वो मेरी तरह ग्रो बैग में लगाते हो, कैरेट में लगाते हो, या फिर जमीन पर आपने लगा रखी है और इससे इतना अच्छा उत्पादन नहीं ले पा रहे, तो निसंदेह आज का मेरा वीडियो आप सब लोगों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है। क्योंकि आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ इतना अच्छा उत्पादन कैसे ले सकते हैं। क्योंकि जब हम कद्दू की बेल को लगाते हैं तो हमें काफी मुश्किलों का भी सामना करना पड़ता है। ये नहीं होता है कि आज हमने बीज लगा दिया और 3 महीने बाद हम देखते हैं कि कद्दू की बेल पूर्ण रूप से कद्दू से भरी हुई होती है। उसके लिए हमें काफी कुछ वर्क भी करना पड़ता है, कद्दू की बेल की देखभाल भी करनी पड़ती है, समय समय पर एक अच्छे कीटनाशक का स्प्रे करते हुए एक बढ़िया फर्टिलाइजर प्रोवाइड करना होता है, जिससे क्या हो कि बेल समय पर अपने ज्यादा ज्यादा फल फूल लाने की क्षमता को दिखा सके। तो जुड़े रहेगा दोस्तों, वीडियो पूरी जानकारी से युक्त है। मैं हूं मनदीप और आप देख रहे हैं ऑर्गेनिक किचन गार्डन ऑन टेरिस। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है और उम्मीद करता हूं जो वीडियो बना रहा हूं आपको काफी पसंद आ रहे होंगे। तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा ज्यादा शेयर करें और कमेंट करते हो। जो मेरे नए व्यूअर्स है, फर्स्ट टाइम मुझे वॉच कर रहे हैं, वह तो सब्सक्राइब कर ही ले, क्योंकि आप देख रहे हैं गार्डनिंग का एक विश्वसनीय चैनल ऑर्गेनिक किचन गार्डन ऑन टेरिस। कद्दू की बेल से इतना अच्छा उत्पादन लेने के लिए दोस्तों हमें चलना होगा कुछ समय पीछे। जब हम सीड्स को जर्मिनेट करते हैं, हमेशा ध्यान रखें, सीड्स को जर्मिनेट करने के लिए दो तरीके होते हैं। एक तो आप डायरेक्ट मिट्टी में भी जर्मिनेट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने किया हुआ है, या आप सीडलिंग ट्रे के अंदर भी इसको जर्मिनेट कर सकते हैं। लेकिन दोनों की स्थिति के अंदर क्या होगा कि जो मिट्टी के अंदर भी हम करेंगे या उसको जब सीडलिंग ट्रे के अंदर करते हैं, उसको ट्रांसप्लांट करते हैं, तो दोनों कंडीशन में एक चीज हमें जरूर करनी चाहिए होती है, एक बेस्ट सोयल मिक्सचर रेसिपी को अख्तियार करना। कारण क्या होता है कि जो पुरानी मिट्टी होती है, उस पुरानी मिट्टी के अंदर क्या है, पुरानी जो फसल होती है उसकी जड़ों के अवशेष रहते हैं और वो लंबे टाइम तक डिकम्पोज होने की प्रक्रिया से गुजरते रहते हैं। इस वक्त हम डायरेक्ट इसको सीड्स को लगाएंगे या फिर ट्रांसप्लांट करेंगे, तो क्या होगा कि पौधा थोड़ा सा बड़ा होगा। और थोड़ा सा बड़ा होने की स्थिति में देखिए, मैंने डायरेक्ट मिट्टी में लगाया हुआ है, पुरानी मिट्टी में कुछ इस तरीके से पौधा हो जाता है थोड़ा बड़ा होने पर। क्योंकि जब इसकी रूट्स फैलना शुरू होती है तो नीचे क्या मिट्टी के अंदर जो पुरानी रूट्स होती है वो डिकम्पोज होना शुरू होती है, उसमें काफी तरह की गैस और काफी हानिकारक बैक्टीरिया होना शुरू हो जाता है, जो हमारे प्लांट को इस तरह प्लांट की डेथ कर सकते हैं। अरे हो ही गया एक्चुअली से। तो इन सब चीजों से बचने के लिए मैं क्या करता हूँ कि अपनी जो पुरानी मिट्टी होती है उसको मैं गमले से निकाल कर धूप में कम से कम भी तो 5 से 7 दिन उसको सुखाता हूँ। जब पूर्ण रूप से सूख जाती है तो उसमें से 50% मिट्टी लेता हूँ और उस 50% मिट्टी के अंदर 30% के रेशो के अंदर क्या तो काउ डंक मिलाता हूँ, फुली फुली जो डिकम्पोज होता है हल्का ब्लैक कलर के अंदर, या फिर 30% के रेशो के अंदर ही वर्मी कंपोस्ट मिलाता हूँ। दोनों के अंदर ही क्या होता है कि अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, पोटेशियम होता है, मैग्नीशियम भी होता है, आयरन भी होता है, और भी सूक्ष्म मात्रा में काफी अच्छे तत्व होते हैं, जो हमारे पोषक तत्व होते हैं, जो हमारे पौधे की ग्रोथ के लिए जरूरी होते हैं। इसी के साथ ही अगर मैं 50% मिट्टी 30% काउडंक लेता हूँ, तो 10% के रेशो के अंदर मैं इसमें मिलाता हूँ जो वर्मी कंपोस्ट है, लीफ कंपोस्ट है, कुछ खनिज हो जाते हैं जैसे जिप्सम है, मुल्तानी मिट्टी है, इसके अलावा भुजा हुआ चूना है, जो कि पौधों में कैल्शियम की कमी को दूर करता है, ये मिलाता हूँ। साथ में 10% एक चीज़ मिलाना मैं बिल्कुल नहीं भूलता, जिसे हम रिवर सैंड कह सकते हैं या स्टोन डस्ट कह सकते हैं। वो इसलिए मिलाई जाती है कि पौधा जब धीरे धीरे बड़ा होता है, आप देख सकते हैं पौधे के अंदर फूल आ रहा है। इसकी बगल वाले कैरेट में, मैं कैरेट में गार्डनिंग करता हूँ, देखिए आप सभी कैरेट में लगी हुई बेल है और खूब अच्छी ग्रोथ के साथ चल रही, कितने चौड़े पत्ते आ रहे हैं। तो जब हम इस तरह छोटे पॉट के अंदर गार्डनिंग करते हैं तो क्या होता है कि एक रूट का एक दायरा रहता है, उस दायरे के अंदर ही रहना शुरू कर देती रूट। तो क्या होगा कि अगर जब लगातार मिट्टी के अंदर पानी डलता रहता है तो क्या मिट्टी टाइट होना शुरू हो जाती है और रूट्स को बाधित करती है आगे बढ़ने के लिए। जब रूट्स आगे नहीं बढ़ेगी तो क्या होता है, पौधा छोटेपन में रहना शुरू हो जाता है और पौधे की ग्रोथ वहाँ रुकनी शुरू हो जाती है। यही मेन पहला कारण ये होता है पौधा हमारा ग्रोथ नहीं करना। तो पौधे की ग्रोथ को फास्ट करने के लिए हम ये स्टोन डस्ट या रिवर सैंड मिलाते हैं। इससे क्या होता है कि लगातार जब पानी डालते हैं तो मिट्टी के जो कण हैं आपस में मिलते नहीं है, बैठते नहीं है, चिपकते नहीं है। इससे मिट्टी हमारी बुरबुरी बनी रहती है और रूट को तेजी से फैलने का अवसर मिलता है। जब रूट तेजी से फैलती है तो आप देख सकते हैं कि बेल भी तेजी से कितनी स्पीड से आगे बढ़ना शुरू हो जाती है। सेकंड दोस्तों, जब पौधों के अंदर फूल आना शुरू हो जाते हैं तब हमें करना क्या चाहिए होता है कि जो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर होता है उसको देने से थोड़ा बचना चाहिए होता है या उसको बंद कर देना चाहिए होता है। पौधे की रिक्वायरमेंट के हिसाब से देना चाहिए होता है। आप देख सकते हैं पत्तियां फूल डार्क ग्रीनरी है, पौधे के अंदर फूल आना शुरू हो चुके हैं, मेल फीमेल फूल आना शुरू हो गए। तो इस स्थिति के अंदर मैं क्या करता हूँ
कि जो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर होता है वह प्लांट को अवेलेबल नहीं कराता हूँ। मैं फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम जो फर्टिलाइजर होते हैं जिनमें आयरन की मात्रा होती है वह मैं अपने प्लांट को देता हूँ। इससे क्या बेस्ट बेनिफिट मिलता है कि प्लांट की ग्रोथ तो बढ़ती है, तेज होती है, साथ में जितने भी फूल आते हैं वो सब धीरे धीरे क्या होता है कि फ्रूट के अंदर कन्वर्ट होना शुरू होते हैं। फ्रूट वहाँ अपनी स्टैटिक अवस्था के अंदर रहना शुरू कर देता है, फूल गिरते नहीं है। इसमें फूल जो आते हैं हमारे उसके गिरने के 2-3 और भी कारण हो जाते हैं, लेकिन पहला जो कारण मेन यही होता है कि हम जो जब फूल आने शुरू होते हैं तब भी हम नाइट्रोजन फर्टिलाइजर जैसे काउ डंक है या वर्मी कंपोस्ट है जो, या फिर रासायनिक रूप से जैसे हम यूरिया है, डीएपी है, और भी काफ़ी तरह के जो एनपीके आते हैं जिनमें नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है, उनका इस्तेमाल हम करते रहते हैं। तो उससे क्या होता है कि पौधा फूल ड्रॉपिंग की समस्या से जूझना शुरू कर देता है और पौधे के अंदर फूल आएंगे लेकिन वो झड़ना शुरू हो जाते हैं। पहला कारण तो ये होता है। दूसरा क्या हो जाता है कि हम इतने अच्छे जितने फूल आ रहे हैं उन फूलों को बने रहे डटे रहे हुए हम वहीं पर, ये देखिए पौधे के अंदर जब तक मिट्टी ऊपर से 1, 2 या 3 इंच ना सूख जाए तब तक आप पौधे को पानी प्रोवाइड ना करें। आप देख सकते हैं मेरे यहाँ पर ये मिट्टी सूखी हुई है, जबकि मैं अभी भी पानी नहीं डाल रहा हूँ इसके अंदर। ये देखिए मिट्टी पूर्णतः सूखी हुई है, मैं पानी नहीं डाल रहा हूँ इसमें। कारण क्या है कि पौधे के अंदर फूल आना शुरू हो चुके हैं। अब अगर मैं इसमें पानी डाल डाल दूंगा तो इसमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि नीचे मिट्टी के अंदर नमी है। हम ऊपर पानी डाल देते हैं, हमें ये लगता है कि मिट्टी के अंदर नमी सूख चुकी है ऊपर देखने के बाद, लेकिन मिट्टी के अंदर नीचे क्या होता है, नमी की मात्रा खूब ज़्यादा होती है। तो हमें इस वक्त पानी को बहुत ही कंट्रोल करके देना चाहिए होता है। जब हमारी बेल करीब करीब 70-80 दिन की हो जाती है तो कुछ इसमें इस तरह से फूल आने चाहिए होते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। फूल ना आने की दशा में मैं क्या करता हूँ दोस्तों, इस समय मैं क्या करता हूँ दोस्तों, एक बहुत ही होममेड बेस्ट फर्टिलाइजर को इस्तेमाल में लेकर आता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं मेरे हाथ में, देखिए ये इसके अंदर काफ़ी अच्छी मात्रा में कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है, पोटेशियम होता है, मैग्नीशियम भी होता है, जो कि हमारे पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। साथ में फल फूल लाने की क्षमता भी ये दिखाता है। इसके अलावा जब फूल आना शुरू होते हैं तो फूल की डोर्स को मजबूत बनाता है। जहाँ एक तरफ इसमें कैल्शियम होता है जो पौधे की जड़ों को विकास भी देता है, जड़ों को विकास देने के साथ साथ जब फूल आते हैं तो फूल की जो कोपल होती है उनको भी ये दोस्तों मजबूती देता है। साथ में इसमें काफ़ी तरह के जो कीट लगने की संभावना होती है उससे भी ये हमें काफ़ी हद तक बचाता है जब हम इसका ड्राई रूप के अंदर इसका पौधों के ऊपर छिड़काव करते हैं तब। सेकेंडली, जब ये मिट्टी के अंदर मिलती है तो मिट्टी के अंदर काफ़ी तरह के जो हानिकारक कीड़े होते हैं, जैसे चींटियाँ हो जाती है, दीमक हो जाती है, जो इसकी थोड़ी हल्की तेज गंध होती है उससे दूर भागती है। साथ में क्या होता है कि मिट्टी के अंदर जब बारिश का मौसम जैसा भी चल रहा है तो क्या है कि नीमाटोड बीमारी बढ़ना शुरू हो जाती है, रूट्स के अंदर गांठ बढ़ना शुरू हो जाती है। तो उस गांठ को भी ये दोस्तों बनने से रोकता है कुछ हद तक, पूर्ण हद तक नहीं कह सकता, कुछ हद तक ये रोकता है। वो अगर गांठ एक बार बन जाती है तो आप देख रहे हैं जितनी ग्रीनरी के साथ पौधे आगे बढ़ रहे हैं ऐसे नहीं बढ़ पाते हैं। छोटी अवस्था के अंदर ही दोस्तों पौधा खत्म हो जाता है। यह दोस्तों एक्चुअली वुडन है, लकड़ी की राख कहते हैं इसे। आप गोबर के कंडों की राख भी ले सकते हैं, बट मैं ये लकड़ी की राख लेता हूँ क्योंकि मुझे इसका रिजल्ट बहुत बेस्ट दिखाई देता है अपने प्लांट के ऊपर। अब हमें कौन सी लकड़ी की राख लेनी चाहिए दोस्तों, जिस लकड़ी पर कभी पेंट ना किया गया हो या किसी केमिकल में डूबी ना हो, या फिर आप हल्की लकड़ी ना ले जैसे घास फूक जलाने वाली जो होता है उसको ना ले। ठोस लकड़ियाँ जो होती है उनके अंदर इस तरह की मात्रा अच्छी पाई जाती है, जलने के बाद जब वो राख बनती है इसके अंदर नाइट्रोजन की मात्रा बिल्कुल नील होती है, क्योंकि जब लकड़ी जलती है तो नाइट्रोजन विलीन हो जाती है। तो ये बाकी जो ठोस तत्व होते हैं जैसे कैल्शियम है, फास्फोरस है, मैग्नीशियम है, वो इसके अंदर बरकरार रहते हैं, इसके अंदर पाए जाते हैं राख बनने पर। तो ये करीब करीब मैं क्या करता हूँ, जो मेरा एक जैसे 15x15 का ग्रो बैग में आपने लगा रखी है, 18x18 के जो ग्रो बैग में आपने बेल लगा रखी है, तो उसमें करीब करीब आपने हल्की हल्की गुड़ाई कर कर 1 चम्मच के करीब अपने प्लांट में डाल देना है दोस्तों। नॉर्मल गुड़ाई करनी है। और हमेशा ध्यान रखें जब भी आप प्लांट में इसको अप्लाई करते हैं किसी भी फर्टिलाइजर को, तो उसमें पानी देना बिल्कुल ना भूलें। लेकिन इस वक्त क्या है कि बारिश का मौसम चल रहा है तो मैं पानी दूंगा नहीं, क्योंकि मिट्टी पूर्णतः पहले से गीली है। इस तरह मैं 1 चम्मच ये ले लूंगा और अपने प्लांट में इसको अप्लाई कर दूंगा दोस्तों, कुछ इस तरीके से। आप देख सकते हैं मिट्टी गीली होने की वजह से इसने तुरंत प्रभाव से सोखना शुरू कर दिया है। ये देखिए आप। अब हमें करना क्या है, इसको मिला देना है और मिलाकर छोड़ देना है। इसके इस्तेमाल के कुछ समय बाद आप देखते हैं पौधे में ग्रोथ भी आपको दिखाई देती है बढ़िया, और टाइम पे फूल भी आना शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद आने पर ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और जो मेरे नए व्यूअर्स है फर्स्ट टाइम मुझे वॉच कर रहे हैं वह तो सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद जय भारत दोस्तों।